नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे तथा प्लेटो के द्वारा काव्य के लिए दिए गए सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक उन सिद्धांतों का अध्ययन करके उनको आपको समझाने का कोशिश हमारे द्वारा किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आज हम लाए हैं प्लेटो। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती ईजिना नामक द्वीप में हुआ था। उसका परिवार सामंत वर्ग से था। उसके पिता का नाम अरिस्टोन तथा माता का नाम पेरिक्टोन था। ये इतिहास प्रसिद्ध कुलीन नागरिक थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म एथेंस के एक समृद्ध परिवार और राजनीतिक परिवार में हुआ था। प्लेटो के जन्म स्थान और जन्म तारीख से संबंधित प्रामाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्राचीन सूत्रों के अनुसार विद्वानों का मानना है कि प्लेटो का जन्म एथेंस में 429 या 423 ईसा पूर्व हुआ था। प्लेटो के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। प्लेटो बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र थे और बचपन से ही उनमें दार्शनिक के गुण थे। उनके परिवार ने उन्हें वे सारी सुविधाएं प्रदान की जो उनकी सही दिशा में परवरिश के लिए चाहिए थी। अपने समय के कुछ महान शिक्षकों ने प्लेटो को ग्रामर, संगीत, जिम्नास्टिक और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी थी। प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो मूलतः दार्शनिक थे। इसके साथ ही वे यूनान के प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे। वे सुकरात के शिष्य थे एवं अरस्तु के गुरु थे। तो इनको आप याद करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के, जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है, इसके गुरु थे। पश्चिम ज्ञान जगत की दार्शनिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इन तीनों दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की त्रयी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लेटो को एक अन्य नाम से जाना जाता है, अफलातून। तो आप याद रखेंगे कि प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई थी। उन्होंने मेगोरा, मिस्र, साइरीन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की। अंत में एथेंस लौटे और पश्चिम जगत में उच्च शिक्षा की पहली संस्था, जिसका नाम एकेडमी था, इसकी स्थापना की और यह श्रेय प्लेटो को जाता है। उन्हें दर्शन और गणित के साथ साथ तर्क शास्त्र एवं नीति शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। प्लेटो के लेखन में कई विषयों का समावेश है, लेकिन सामान्य दर्शन और नीति शास्त्र में उनकी दिलचस्पी को उनके लेखन में विशेष रूप से देखा जा सकता है। प्लेटो लिखते हैं कि कुछ लोग भौतिक दुनिया को तुच्छ मानते हैं और कुछ लोग इसी को अहमियत देते हैं। इस तरह वे शरीर और आत्मा में भेद को देखते हैं। उनका मत था कि दार्शनिक मत वाले व्यक्ति बाहरी सीमाओं और सौंदर्य, सत्य, एकता और न्याय के सर्वोच्च आदर्श के बीच भेद कर सकते हैं। उनका यह दर्शन भौतिक और मानसिक सीमाओं का संकेत भी देता है।
जिससे एक उच्च आदर्श के प्रोत्साहन को बल मिलता है। अपने शिक्षक सुकरात और अपने प्रसिद्ध विद्यार्थी अरस्तु के साथ प्लेटो ने पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की भी स्थापना की थी। एक बार अल्फ्रेड ने कहा था कि यूरोपियन दर्शन शास्त्र परंपरा का सबसे साधारण चित्रांकन हमें प्लेटो की पाद टिप्पणी में दिखाई देता है। तो पश्चिमी विज्ञान, दर्शन शास्त्र और गणित में पश्चिमी दुनिया में प्रसिद्ध होने के साथ ही प्लेटो पश्चिमी धर्म और साहित्य के संस्थापक भी थे। प्लेटो ने क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म पर भी अपने विचारों से काफ़ी प्रभाव डाला था। प्लेटो के समय में कवि को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक तथा संस्कृति का रक्षक माना जाता था। काव्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्लेटो का मत था कि कविता जगत की अनुकृति है और जगत स्वयं अनुकृति है। अतः कविता सत्य से दो गुनी दूर है। तो यह आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि जगत स्वयं अनुकृति है और कविता जगत की अनुकृति है। इसी कारण उन्होंने कविता को सत्य से दो गुना दूर पर है कहा। वह भावों को उद्वेलित कर अर्थात कविता भावों को उद्वेलित कर व्यक्ति को कुमार्गगामी बनाती है। अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची से भी कम है। यह उनके शब्द हैं। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उनके संवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की है और उनके संवादों को हम 3 भागों में विभाजित करके जान सकते हैं। तो इनके जो संवाद है, जैसे सुकरात कालीन संवाद, इसमें सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की रचनाएं हैं और इनमें प्रमुख है हिप्पियस माइनर, एपोलॉजी, क्रीटो, प्रोटागोरस आदि। दूसरा है यात्रीकालीन संवाद। इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। तो इस काल के संवाद है क्लाइसिस, क्रेटिलस, जॉर्जियस इत्यादि। तो यहाँ पे प्रमुख संवादों का उदाहरण दिया जा रहा है दोस्तों, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरे प्रकार का संवाद है प्रौढ़कालीन संवाद। अब इस काल को संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना इसका मुख्य विषय है और इस काल के संवाद है सिम्पोसियान, फिलेबुस, ट्रिमेयास तथा रिपब्लिक और फीडो आदि। तो दोस्तों प्लेटो की रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन और सिम्पोजियम आदि प्रमुख है। तो प्लेटो की रचनाओं को आपको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्लेटो की रचना को पूछा ही जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में। चलिए, तो इस तरह से हमने प्लेटो की सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखेंगे प्लेटो का काव्य संबंधी मत। ठीक, काव्य क्या है, इस संबंध में उन्होंने जो मत दिया है उसको हम देखेंगे। प्लेटो को पाश्चात्य काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। वास्तव में प्लेटो दार्शनिक थे। साहित्य विषयक उसके विचार प्रायः आनुषंगिक ही है। उनकी दृष्टि काव्य केंद्रित नहीं थी। उनके विचार के केंद्र में
परम सत्य था। रिपब्लिक नामक रचना में प्लेटो ने स्पष्ट कहा कि भाव अथवा विचार ही आधारभूत सत्य है। प्लेटो जो है वह अनुकरण को समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता मानते हैं। प्लेटो कला में इंद्रिय की एकता को अनिवार्य शर्त के रूप में देखते थे, अर्थात कलाकार को अपनी कृति के समस्त अंगों का विन्यास एक निश्चित क्रम से पूर्ण संगति के साथ करना चाहिए। प्लेटो की मान्यता है कि अच्छी काव्य कृति के निर्माण के लिए कवि को अपने विषय का पूर्ण एवं स्पष्ट बोध होना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति में गतिशील योजना बनानी चाहिए। तो इसी आधार पर उन्होंने संगीत कला, चित्रकला आदि को ललित कलाओं के वर्ग में रखा और उनका उद्देश्य मनोरंजन बताया। दूसरा वर्ग उपयोगी कला को उन्होंने माना है, जिसका उद्देश्य व्यवहारिक उपयोग है। प्लेटो का मानना था कि यदि काव्य का रूप, प्रेरणा, प्रभाव आदि व्यक्ति को मूल सत्य से दूर ले जाए तो ऐसा काव्य सर्वथा त्याज्य है, त्यागने योग्य बताया था। अब हम देखते हैं प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि। तो प्लेटो के अनुसार कला जो है दोस्तों वह केवल सुख, आनंद या दूसरे शब्दों में कहे मनोरंजन का साधन नहीं है। प्लेटो की उपयोगितावादी दृष्टि के कारण इनके लिए काव्य में प्रेम पक्ष का कोई महत्व नहीं दिखाई देता। उन्होंने कवियों से कहा है कि काव्य रचना नहीं करनी चाहिए जो न्याय, सत्य एवं सौंदर्य के विरुद्ध हो। उसके लिए उन्होंने प्रत्येक ज्ञान, व्यवहार, वस्तु आदि को सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि में परखा था। प्लेटो के कला विषयक दृष्टिकोण की विशेषता यह है कि वह भारतीय चिंतन के पर्याप्त अनुकूल और निकट है। दोस्तों, उपयोगितावादी दृष्टिकोण भारतीय धारणा शिव के अति निकट है। काव्य में नाच गाने, संगीत आदि को वे मनोरंजन का साधन मात्र मानते थे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों उनका एक मत कि काव्य वास्तविक जीवन से दूर है। तो इस तरह से उन्होंने कैसे कहा उसको हम देखते हैं। तो प्लेटो का स्पष्ट मत था कि काव्य सिर्फ करुणा आदि भावों का ही प्रचार करता है। यदि काव्य में आए ऐसे करुण भाव विशेषों से हम भाव विह्वल होते रहे तो अपने पर आए किसी संकट का मुकाबला कैसे करेंगे। उनका मानना था कि संकट के समय रोना धोना वास्तविक जीवन में लज्जा की बात होती है। फिर भला काव्य के नायक को विलाप करता देख कैसे प्रशंसा की जा सकती है। तो वास्तविक जीवन में इस तरह के भाव व्यक्त करने में हंसी का पात्र बनना पड़ता है। एक तरह से जिस परिहास प्रवृत्ति का हम वास्तविक जीवन में दमन करते हैं उसका प्रतिरूप ही काव्य में होता है। तो अब हम आगे देखते हैं स्तुति काव्य का महत्व। प्लेटो का मानना था दोस्तों कि ईश्वर की स्तुति और साधु जनों का गुणगान ही आदर्श राज्य में स्वीकार योग्य होना चाहिए। उनके आदर्श राज्य की कल्पना में ऐसी ही कविता के लिए जगह थी। वे ऐसे गीति और महाकाव्य को राज्य से बहिष्कृत करना चाहते थे जो सिर्फ आनंद के उपार्जन का करे, अर्थात आनंद को ही प्रदान करे। दरअसल
प्लेटो काव्य के आकर्षण तत्व से आशंकित थे दोस्तों, फिर भी वे काव्य के विरोधी नहीं थे। प्लेटो का मत था कि कोई काव्य आनंदपूर्ण होने के साथ साथ राजनीतिक विधानों और मानव जीवन के लिए भी उपयोगी होता है, तो उसका राज्य में स्वागत होना चाहिए। और यह तथ्य है कि प्लेटो से पूर्व काव्य के दो प्रयोजन माने जाते रहे हैं, एक आनंद और दूसरा शिक्षा। अब हम देखते हैं युग का प्रभाव। तो प्लेटो से पूर्व कवि को महान माना जाता था। उसे उपदेशक, मार्गदर्शक, संत, दूरदर्शी आदि माना जाता था। होमर को लोग कवि होने के कारण एक महान शिक्षक भी मानते थे, जबकि प्लेटो कलाओं के प्रति अशक्ति आकर्षण को राज्य के लिए अहितकर मानते थे। दरअसल ईसा पूर्व 5वीं सदी के बाद के हिस्से में लोगों में शासन सुधार का जबरदस्त उभार था। प्लेटो के मानस पर भी अपने युग की भावना का बहुत प्रभाव पड़ा। वे भी अपने एथेंस और एथेंस वासियों को आदर्श नागरिक बनाना चाहते थे। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के दो धर्म हैं। पहला, व्यक्ति के तौर पर उसे सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और दूसरा, समाज के सदस्य के तौर पर उसे सदाचारी होना चाहिए। तो वे कविता को उसी सीमा तक ही महत्व देने के पक्षकारी थे जिस सीमा तक वह समाज के लिए हितकारी हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर प्लेटो की काव्य दृष्टि अपने समय की रचित काव्य कृतियों के प्रभाव के कारण ही बनी थी। वे इस बात से चिंतित रहते थे कि जीवन में जो उदात्त है उसकी उपेक्षा काव्य में हो रही है। होमर के काव्य से ही छाती पीटते रोते नायक, उसकी उपेक्षा काव्य में रोते नायक का उदाहरण लेते हुए वे अपनी बात स्पष्ट करते हैं कि वास्तविक जीवन में इसे करने से हमारा विवेक हमें रोकता है। ऐसा नहीं कि प्लेटो कविता का पूरी तरह से तिरस्कार करना चाहते थे, अपितु वे अपनी आदर्श राज्य की कल्पना में उस कविता को स्थान देना चाहते थे जो आदर्श व्यक्तित्व का चित्रण करे। तो अपने युग की ज़रूरत के अनुसार वे काव्य और कला को उसके बाहरी सुंदर रूप से नहीं, बल्कि उसके कल्याणकारी रूप के कारण स्थान देना चाहते थे। दरअसल उनकी दृष्टि वस्तुपरक थी, जिसमें अपने समाज की चिंता का भाव निहित था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लेटो द्वारा दिए गए अवधारणाओं को। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर कल हम देखेंगे प्लेटो के काव्य संबंधी कुछ अवधारणाओं को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।